अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बिल्कुल पिछले वीडियो में पूरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा था। आखिर में लाइट चली गई जिसकी वजह से वो उसमें नहीं आया। प्लाज्मिड रहता था, प्लाज्मिड थोड़ा मैंने स्टार्ट किया था। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ये क्या है, ये एक सर्कुलर डीएनए है। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम मौजूद था, क्रोमोसोम के अंदर अपना डीएनए मौजूद था। इस डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास एक सर्कुलर, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, गोल डीएनए, सर्कुलर डीएनए मौजूद है। और ये डीएनए बिल्कुल इसका मोहताज नहीं है, यानी ये जब चाहे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, जब चाहे नहीं रेप्लिकेट, ये इसका मोहताज नहीं है। नंबर 1, ठीक है। ये प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी बैक्टीरिया में है, किसी में नहीं है। तो प्लाज्मिड भी किसी बैक्टीरिया में है, किसी बैक्टीरिया में नहीं है। ये तो हो गया। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। प्लाज्मिड का जो काम है वो है बैक्टीरिया का दिफा करना, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना। किस चीज़ से? बैक्टीरिया को प्रॉब्लम कुछ चीज़ों से है, जैसे कि दवाई, केमिकल से प्रॉब्लम है। हेवी मेटल्स जैसे कि पीरियोडिक टेबल में लेड है, मरकरी है, ये पुराने ज़माने में इनको यूज़ करते थे हम लोग जरासीम को किल करने के लिए। आजकल अगर कोई जरासीम हेवी मेटल से नहीं मर रहा, किल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड आ गया है। क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं जो उस हैवी मेटल्स के असर को ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मिड के अंदर रेजिस्टेंट जीन होते हैं। रेजिस्टेंट जीन मानी कि ये रेजिस्ट करता है उन तब्दीलियों का जो बैक्टीरिया को किल करेगा। अब इसमें कौन कौन से जीन मौजूद हैं? इसके अंदर जीन मौजूद हैं हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन, इसके अंदर मौजूद हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन, यानी ये जिस बैक्टीरिया के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन, उस बैक्टीरिया पर इंसेक्ट का भी असर नहीं होगा। और केमिकल्स, केमिकल्स क्या है? आपकी दवाई है, आपका ड्रग है। देखिए, आप किसी मरीज़ को, डॉक्टर्स आजकल बहुत परेशान हैं, वो किसी मरीज़ को जिसको ज़ख़म हुआ है जरासीम की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, उसको दवाई देते हैं, वो दवाई उस पर काम ही नहीं करते हैं। जब दवाई उस पर काम नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक उससे एक थोड़ा ज़ोर ओवर, थोड़ा सा पावरफुल दूसरी दवाई बनाते हैं, ड्रग बना लेते हैं। तो जो दूसरा ड्रग हम बना लेते हैं उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं? सेकेंड जनरेशन। क्या? सेकेंड जनरेशन। वो पहला वाला जो ड्रग था वो अब बैक्टीरिया पर काम नहीं कर रहा। कैसे काम नहीं कर रहा? क्योंकि पहला वाला जो ड्रग है, वो जो ड्रग था, लेट्स सपोज मैं इन्हें यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई ड्रग है, कोई दवाई है, आपने उसको दे दिया, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर आकर जब आ गया, तो ये जो प्लाज्मिड के अंदर जो जीन्स है, ये प्लाज्मिड वाले जीन्स इस दवाई को वापस पंप आउट कर देता है, इसको आने ही नहीं देता। पहले तो आने ही नहीं देता, जब आ जाता तो उसको पंप आउट कर देते हैं। अब दवाई जब बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करेगी तो ये कैसे अपना असर शो करेगी? बैक्टीरिया तो किल नहीं होएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दवाई नाकारा हो गया। बैक्टीरिया ने उस दवाई के खिलाफ अपना दिफाई निज़ाम बना लिया है, ठीक है। वक्त के साथ साथ फिर हम लोग दूसरा थोड़ा सा पावरफुल दवाई बनाते हैं, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन भी एक टाइम तक चलता है, उसके खिलाफ भी हमारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, बैक्टीरिया उस पर भी वो असर नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और किस्म के बने थर्ड जनरेशन बनाते हैं। थर्ड जनरेशन, आज आप किसी मेडिकल स्टोर में, जब बशर्ते कि वहाँ पर कोई ट्रेन बंदा खड़ा हो, आप उसको बोले यार ये फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड, तो आपको भी बता देंगे। और आज भी हमारे पास मौजूद है थर्ड जनरेशन। आजकल थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रहा है, ठीक है। थर्ड भी तकरीबन वो हो गया है, फोर्थ जनरेशन आ रहा है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, वैसे भी FSC के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपकी मालूमात के लिए, ये दरअसल जो लोग दवाई को गलत अंदाज में सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं कि दवाई किस तरह यूज़ करनी है, उन लोगों की बेएहतियाती की वजह से जरासीम ये
पावर गेन कर, ये नहीं कि बैक्टीरिया पहले से इस तरह से पावरफुल थे, ये बैक्टीरिया अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं हमारे तरफ से जो गलत दवाई का इस्तेमाल करते हैं, और जो मरीज़ दवाई को अपनी सही अंदाज से इस्तेमाल नहीं करते। तो डॉक्टर की तरफ, फार्मासिस्ट की तरफ से भी गलती हो सकती है और मरीज़ की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर फार्मासिस्ट अगर ओरिजिनल हूँ तो वो लोग गलती नहीं करते। ये जो आम लोग होते हैं, जो ना फार्मासिस्ट है ना डॉक्टर है, वो अपने अंदाज से दवाई देते हैं, उन लोगों की वजह से ये रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक काम हो गया। दूसरा क्या काम है प्लाज्मिड का? दूसरा काम क्या है? वो है एज अ बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम प्लाज्मिड को कैसे यूज़ करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंसान के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे जानदार को यूज़ करना, इंसान के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे जानदार को, जैसे बैक्टीरिया को हम लोग यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन को, जैसे आप लोग देख रहे हैं डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं प्लाज्मिड को। तो ऐसा चीज़ जो जीन को ट्रांसफ़र करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? वेक्टर। आपने फिजिक्स में भी एक नाम सुना होगा वेक्टर, बायोलॉजी में भी आपने एक वेक्टर का नाम आज सुन लिया। ये वेक्टर फिजिक्स में तो आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में वेक्टर का मतलब क्या है? जो स्ट्रक्चर जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता हो, which transfer gene from one organism to another, that is called as a vector। और ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इसके फ़ायदे क्या है? इससे फ़ायदे ये कि हमारे फ़ायदे के लिए हम बहुत सारे दवाई इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि इंसुलिन की दवाई जो शुगर के मरीज़ों को आप देते हैं, इंसुलिन शुगर के मरीज़ों, वो इंसुलिन हमें इस तरीके से मिला हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से हमें मिला हुआ है, और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग बतौर वेक्टर यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये सभी आपका मुकम्मल हो गया। इसको मैं पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड करने वाला तो था, लेकिन लाइट चली गई, इसे दोबारा आपके लिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आराम से इसे मैंने बना लिया। आई होप आप लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। देखने का भी शुक्रिया, लाइक देने का भी शुक्रिया। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।